दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है हम हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं PYQ की, ठीक है। और इसमें भी हम प्रयोगवाद नकेनवाद यानी प्रपद्यवाद के PYQ करने लग रहे हैं। हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं, यानी 35 क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें भाई, ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भाई, ठीक है। NCERT की बुक में से ली गई है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो कौन है? धूमिल जी है, केदारनाथ सिंह है, गिरिराज माथुर या भवानी प्रसाद मिश्र हैं। तो भाई इन पंक्तियों के लेखक केदारनाथ सिंह रहेंगे। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह है गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन किसका? तो ये कथन भाई किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। काफ़ी बार इतना क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। प्रयोगवाद को हिंदी में बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? तो डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है, ठीक है। प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, प्रयोगवादी कवियों में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुठन, कुंठा, बगंशा में से एक पथ अन्वेषण की व्याकुलता भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। क्या भाई? शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रामविलास शर्मा जी इस पंक्ति के रचयिता रहेंगे। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, तो रामविलास शर्मा की ये महत्वपूर्ण पंक्ति रहेंगी। व्याख्या में देख लेंगे, आंसर सी बिल्कुल ठीक है। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा है। यह पंक्ति उनकी कविता सत्यम शिवम सुंदरम की है। सत्यम शिवम सुंदरम कविता 4 सप्तक में संकलित है, जिसका संपादन अज्ञे ने किया, जो 1943 में प्रकाशित हुई। रामविलास शर्मा जी का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। इन्हें 1970 में निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 दिन 1936 ईस्वी का उपन्यास है। 4 दिन इनका ही महत्वपूर्ण उपन्यास है रामविलास शर्मा का, और 1936 में प्रकाशित हुआ था। पाप के पुजारी 1936 ईस्वी का इनका नाटक है। इनकी प्रमुख रचनाएं है भाई ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से रचना और रचनाकारों के असंगत युगम का चयन कीजिए। जो गलत युगम है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखते हैं। हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल के, बिल्कुल ठीक है। फूल नाम है एक, त्रिलोचन का, बिल्कुल ठीक है। नीली रेखा तक, भवानी प्रसाद की रचना, बिल्कुल ठीक है भैया। लोग भूल गए, ये शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है, ठीक है। ये रघुवीर साहे की रचना है, लोग भूल गए, ठीक है। आगे देखते हैं, और ये आपको ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये अलग से भी पूछी जाती है। हे मेरी तुम किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है। फूल नाम है एक, ये त्रिलोचन की रचना है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह की रचना रहेगी। आंसर डी बिल्कुल ठीक है। लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह असंगत युगम है। लोग भूल गए हैं हिंदी के विख्यात साहित्यकार रघुवीर साहे द्वारा रचित एक कविता संग्रह है। इसके लिए उन्हें सन 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना। भाई काव्य ग्रंथ दे रखे और इनका हमें सही अनुक्रम बताना। भाई इनका सही अनुक्रम क्या रहेगा? उदिता चांद का मुटेड़ा है, चिंता संसद से सड़क तक। तो देखो भाई उदिता, ठीक है। उदिता किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की है, और 1980 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। फिर है चांद का मुटेढ़ा, ये 1964 में प्रकाशित हुई, मुक्तिबोध की रचना है। चिंता किसकी है? अज्ञे जी की है, और 1924 में ये प्रकाशित हुई थी। संसद से सड़क तक
सुदामा पांडे धूमिल की रचना है और 1972 में ये प्रकाशित हुई थी। तो अब देख लेते हैं सबसे पहले कौन आएगी, चिंता आएगी। तो 3 में है चिंता 1924 में। तो 1924 3 यानी एक ही ऑप्शन में है डी में, तो डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। 1924 में चिंता, ठीक है। 1964 फिर इसके बाद फिर है चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। फिर है संसद से सड़क तक 1972 में। फिर 1986 में उदिता। उदिता मैंने किसकी बताई है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। व्याख्या में देख लेंगे भाई, काव्य, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। चिंता 1924 ईस्वी, प्रकाशन आगे की रचना है ये। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी, मुक्तिबोध की है। संसद से सड़क तक 1972 धूमिल की है। उदिता 1980 ईस्वी की रचना है और शमशेर बहादुर सिंह की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण दे रखा भाई एक, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है, ठीक है। कौन सी रचना है जिससे ये उदाहरण लिया गया है, ठीक है। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, उदाहरण है। अगर वह कविता भाववेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती, ठीक है। तो ये उदाहरण हमें बताना है कौन सी रचना से है। डबरे पर सूरज का बिंब नहीं, तीसरा क्षण नहीं, हाशिए पर कुछ नोट नहीं, एक लंबी कविता का अंत। एक लंबी कविता का अंत भाई इस रचना से ये उदाहरण है। व्याख्या में देख लेते हैं, डी आंसर ठीक है। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, मेरी छुट्टी हो जाती, यह उदाहरण मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता का अंत। एक लंबी कविता का अंत किसकी रचना है, मुक्तिबोध की है, इससे ये लिया गया है। मुक्तिबोध की प्रमुख कविता है अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती, अंधेरे में का पहला प्रकाशन, कल्पना 1964 ईस्वी में, आकांक्षा के दीप अंधेरे में नाम से हुआ है। जो अंधेरे में है इसका पहला प्रकाशन हुआ था कल्पना पत्रिका में 1964 में, और किस नाम से हुआ था, आशंका के दीप अंधेरे में। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है भैया। असाध्य वीणा आगे के किस कविता संग्रह में है, ठीक है। कविता संग्रह पूछा भाई, जो असाध्य वीणा है ये आगे के किस कविता संग्रह में संकलित है, ये हमें बताना है। तो बावरा अहरी में है, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरे ओ करुणा प्रभा में, या आंगन के पार द्वार। तो असाध्य वीणा भाई आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में संकलित है, और ये सभी इन्हीं के काव्य संग्रह है आज्ञे जी के। डी आंसर ठीक है। असाध्य वीणा आज्ञे के आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी कविता संग्रह में संकलित है। आज्ञे के अन्य काव्य है बावरा अहरी 1954 ईस्वी में, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 में, आर्य ओ करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि, ठीक है। जो गीत फरोश रचना है इसमें भवानी प्रसाद क्या कहना चाहते हैं, नीचे 4 पंक्तियां दे रखे हैं, ठीक है। उनमें से हमें बताना है कौन सी पंक्ति ठीक है, ठीक है। तो देख लेते हैं। व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है, बिल्कुल ठीक है भैया। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार लिखने के लिए अभिशप्त है, ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है भाई। सॉरी, हाँ ये तो ठीक है, और ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ठीक है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता, गलत है। दुख के भी लिखता भाई। कवि शौक से गीत लिखता और बेचता नहीं, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, और इसमें सही पूछ रखा है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, बी आंसर ठीक रहेगा। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है, तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि हैं, जो 1991 में प्रकाशित हुआ था, 51 में प्रकाशित हुआ था। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं किसके भाई, भवानी प्रसाद मिश्र के। परिवर्तन जी 1976 में, चकित है दुख 1968 में, इदम नमम 1977 में, अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी में, त्रिकाल संध्या 1978 ईस्वी में, गांधी पंचशती 1969 में, भुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी में। ये सभी काव्य संग्रह किसके, भवानी प्रसाद मिश्र जी के रहेंगे।
बाघ काफ़ी महत्वपूर्ण कविता है भाई। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? जो बाघ है ये कविता किसकी है? अरे काफ़ी महत्वपूर्ण कविता है भाई। और किसके? नागार्जुन की है, प्रेमचंद्र की है, केदारनाथ सिंह की है, भगवती चरण वर्मा की है। तो केदारनाथ सिंह की रचना रहेगी बाघ। सी आंसर ठीक है। केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक 1959 में संकलित कवि है। ठीक है, केदारनाथ सिंह जो है तीसरे सप्तक के कवि हैं जो 1959 में प्रकाशित हुआ था तीसरा सप्तक। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता इन्हीं की है। इनके कुछ महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखा तथा अकाल में सारस। नागार्जुन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं। जो नागार्जुन है ये प्रगतिशील कवि हैं प्रमुख। इनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। यात्री उपनाम से संस्कृत और मैथिली में कविताएं लिखते थे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? क्या भाई? चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की, केदारनाथ अग्रवाल की, श्रीकांत वर्मा की, भवानी प्रसाद मिश्र की। तो चकमक की चिंगारियां गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना रहेगी। ए आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। चकमक की चिंगारियां गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता है। यह चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संग्रहित है। मुक्तिबोध की प्रमुख कृतियां हैं। काव्य कृतियां: चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में, भूरी भूरी खाकदूल 1980 में। चर्चित कविताएं इनकी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। देखो दो तो इनके काव्य संग्रह है मुक्तिबोध के, चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाकदूल। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में प्रकाशित हुआ काव्य संग्रह इनका। भूरी भूरी खाकदूल 1980 में। इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण कविताएं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतकरण का आयतन और भूल गलती काफ़ी महत्वपूर्ण ये इनकी कविताएं हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जाता है भाई ये क्वेश्चन में, पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों का भी अपनाने की जरूरत नहीं। किसके द्वारा कहा गया वाक्य है? तो ये धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया वाक्य है भाई। आंसर डी बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं। पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई जरूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है। उपयुक्त कथन डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। अंधा युग द्वितीय नाटक के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अंधा युग 1955 में प्रकाशित स्वतंत्रोत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। उनका बल पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है भाई। अगला क्वेश्चन 8वां, सृजनाकेशन। सृजनाकेशन किसकी कविता है? किसकी कविता है भाई? एक आज्ञे की है, भगवती चरण वर्मा के, मुक्तिबोध की, दिनकर की है। तो सृजनाकेशन आज्ञे की रचना रहेगी। आंसर है बिल्कुल ठीक है। सृजनाकेशन कविता अज्ञे जी की है। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का श्लाघा पुरुष कहा जाता है। इनकी अन्य चर्चित कविताएं असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, साप है, नदी के दीप है, हरिघास प्रसन्न, शब्द और सत्य इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है अज्ञे जी की। अगला क्वेश्चन है, संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? जो संगीनों का साया है ये किसका काव्य संग्रह, ये बताना है। राहुल सांस्कृत्यायन का है, प्रभाकर माचवे का है, अज्ञे का है, यशपाल का है। तो संगीनों का साया भाई प्रभाकर माचवे का काव्य संग्रह रहेगा। आंसर भी बिल्कुल ठीक है। संगीनों का साया काव्य संग्रह प्रभाकर माचवे यानी बलवंत का है। ये तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि हैं। ठीक है, प्रभाकर माचवे का क्या नाम बताया है? बलवंत। क्या बताया भाई? बलवंत। इनका ये काव्य संग्रह और तार सप्तक के कवि है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं मेपल, सोपन भंग तथा अनुक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? ठीक है, शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है भाई, नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं, ये रहा नहीं, शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है। तो रूप रस में भी है, तुम जानो या मैं जानूं, समय की शिला भी है, लेकिन देशांतर नहीं है इनकी रचना। देशांतर किसकी है? धर्मवीर भारती की है। ठीक है, धर्मवीर भारती जी की रचना है देशांतर। आगे देख लेते हैं। व्याख्या में भी आंसर ठीक है।
देशांतर धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। शेष अन्य विकल्प शंभू सिंह द्वारा रचित है। शंभू सिंह नवगीत परंपरा के प्रमुख नवगीतकार थे। ठीक है, शंभू सिंह कौन थे? नवगीत परंपरा के नवगीतकार थे भी प्रमुख। इनके नवगीत संकलन इस प्रकार है। रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उद्याचल 1946 में प्रकाशित है। दिव्यालोक 1991 में 51 में समय की शिला पर आदि में। अगला क्वेश्चन है गीत फरोश किसकी रचना? तो किसके भाई? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना रहेगी गीत फरोश। आंसर है बिल्कुल ठीक है, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। पूछा जाता है पेपर में, सहजता का कवि किसको कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी किसने कहा है? तो उदय प्रकाश ने कहा है और ये कहानीकार है। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। जो भवानी प्रसाद मिश्र जी, इन्होंने अपने आप को ही क्या है? गांधी का बेटा कहा। और काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है भाई, जो ये व्याख्या में होते हैं, तो प्लीज़ आप अच्छी प्रकार से शुरू के से लेकर लास्ट तक क्लास जरूर से जरूर देखिए। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह गीत फरोश 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चकित है दुख 1968 में प्रकाशित। अंधेरी कविताएं 1968 ईस्वी में प्रकाशित। गांधी पंचशती 1969 में प्रकाशित। खुशबू के शिलालेख 1973 ईस्वी में प्रकाशित। मानसरोवर दिन 1981 में प्रकाशित आदि भी। बुनी हुई रस्सी 1971 ईस्वी में प्रकाशित है। काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई। जो बुनी हुई रस्सी है, इस काव्य संग्रह पर भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और बुनी हुई रस्सी 1971 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञे जी का नहीं है? नहीं है बताना भाई, अज्ञे जी का नहीं है। ठीक है, महावृक्ष के नीचे, सागर मुद्रा, भगनदूत या कालजयी। तो कालजयी जो है ये अज्ञे जी का नहीं है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का है भाई। डी आंसर ठीक है, कालजयी कविता अज्ञे जी की नहीं है। कालजयी 1980 ईस्वी में प्रकाशित खंड काव्य है जो भवानी प्रसाद मिश्र का है। ठीक है, कालजयी किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की है और ये खंड काव्य रहेगा भाई। आगे है भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, इनको सहजता का कवि कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य है कमल के फूल, वाणी की दीनता आदि। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहु का अन्वेषी कहा है। ठीक है, ध्यान रखना, तार सप्तक की भूमिका में कल की क्लास में भी आया था ये। अज्ञे जी के प्रमुख काव्य संग्रह है भगनदूत, चिंता इत्यलम, हरिगाश पर सनबर, बावरा एरी, इंद्रधनुष रोंदे हुई, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पारद्वार, कितनी नाव में कितनी बार आदि। ये सभी अज्ञे जी के काव्य संग्रह रहेंगे। अगला क्वेश्चन है पूर्वा कविता किसकी है? जो पूर्वा कविता है ये किसकी है? अज्ञे की है। मुक्तिबोध के, निराला के, प्रसाद की। तो अज्ञे जी की कविता रहेगी। आंसर है बिल्कुल ठीक है, पूर्वा अज्ञे जी का काव्य संग्रह है जो 1965 में प्रकाशित हुआ। अज्ञे को प्रयोगवाद तथा नई कविता का श्लाघा पुरुष भी कहा जाता है। भगनदूत 1933 में प्रकाशित हुई। चिंता 1942 में, इत्यलम 1946 में, हरिगास पर सनबर 1949 में आदि अज्ञे के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। नई कविता नाम अज्ञे जी का दिया हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत के रचयिता कौन है? तो व्यक्तिगत के रचयिता कौन रहेंगे? तो भवानी प्रसाद मिश्र जी रहेंगे व्यक्तिगत रचना के रचयिता। आगे देखते हैं भाई, आंसर से बिल्कुल ठीक है, व्यक्तिगत भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। भवानी प्रसाद दूसरे तार सप्तक में शामिल कवि हैं। ठीक है, जो भवानी प्रसाद मिश्र है दूसरे सप्तक के कवि है जो 1951 में प्रकाशित हुआ था दूसरा सप्तक। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख, गीत फरोश इनकी चर्चित कविताएं हैं भी भवानी प्रसाद मिश्र जी की। अगला क्वेश्चन है महावृक्ष के नीचे, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। किसकी काव्य रचना है? महावृक्ष के नीचे किसकी वही काव्य रचना है? तो ये हमें बताना। मुक्तिबोध की, अज्ञे की, पंत की है, तिनकर की। तो महावृक्ष के नीचे अज्ञे जी की रचना रहेगी। बी आंसर ठीक है, महावृक्ष के नीचे अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। अज्ञे अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। हिंदी कविता आंदोलन में नई कविता नाम अज्ञे द्वारा ही दिया गया था। इनके
कुछ प्रमुख काव्य संग्रह है। सागर मुद्रा 1970 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में, नदी की बाग छाया 1981 ईस्वी, ठीक है, आदि पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन दूसरे सप्तक के कवि नहीं है? नहीं पूछा, दूसरे सप्तक के कवि नहीं है भाई, इनमें से दूसरे सप्तक के, ठीक है। आगे शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, हरि नारायण व्यास। तो आगे ही नहीं है, क्योंकि आगे भी तार सप्तक के कवि है, दूसरे तार सप्तक के नहीं, तार सप्तक के हैं। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के, भवानी प्रसाद भी और हरि नारायण व्यास भी। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है अपना। आगे तार सप्तक जो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसमें सम्मिलित कवि हैं, न कि दूसरे सप्तक के। दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित में आगे जी ने संपादकत्व में निकला, जिसमें सम्मिलित कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर साहे, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, सुकुत माथुर और हरिनारायण व्यास भी। अगला क्वेश्चन है, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ भाई? 1951 में। मैंने कल भी आपको बताया था 1943 में पहला, फिर इसके 8 साल बाद दूसरा, फिर 8 साल बाद तीसरा, फिर 20 साल बाद चौथा भाई, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। आंसर है बिल्कुल ठीक है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ, जबकि तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। आगे ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया है। इन चारों सप्तकों में 7 प्रयोगवादी कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध से किया है, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है, ठीक है। सबसे पहले शब्द का प्रयोग भी प्रयोगवाद का किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने, और प्रयोगवादी रचनाओं के माध्यम से किया, ये इनका निबंध है। 4 सप्तकों में शामिल कवि देख लेते हैं, जो इस प्रकार है। तार सप्तक 1943 में प्रकाशित, ठीक है। इसके कवि हैं आगे रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। दूसरे सप्तक के कवि शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, सुकुंत माथुर, हरिनारायण, घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर साहे। ये 1951 में प्रकाशित हुआ था दूसरा सप्तक। तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित, इसके कवि है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी भाई। चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित, इसके कवि देख लेते हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। ये चौथे सप्तक के कवि रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां? क्या भाई, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये मुक्तिबोध की काव्य पंक्तियां रहेंगी। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। तो उपयुक्त पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में से उद्धृत है। यह पंक्ति चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में प्रकाशित काव्य संग्रह में से संकलित है, ठीक है। अंधेरे में कविता का प्रथम प्रकाशन कल्पना पत्रिका में 1964 में आशंका के दीप अंधेरे के नाम से हुआ था। मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं भूरी भूरी खाकदूल 1980 में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती आदि। प्रमुख कवि और उनकी काव्य पंक्तियां देख लेते हैं। पंक्ति है और कवि हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, ठीक है। ये नागार्जुन की काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? रघुवीर साहे का है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। क्या भी कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, धूमिल की पंक्ति है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी तीनों की तीनों पंक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है, गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा ही जगी। एनसीईआरटी से में से क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, एनसीईआरटी में से अपना। तो गुस्से से उबली कठपुतली के मन में निम्नलिखित में से कौन सी इच्छा जगी थी भाई? आगे पीछे के धागों को तोड़ दो, नहीं। अनचाहा नृत्य करने दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, नहीं। अपने मन के छंद छूने दो। तो बी आंसर ठीक रहेगा, अनचाहा नृत्य करने दो। बी आंसर ठीक है। गुस्से से उबली कठपुतली के मन में अनचाहा नृत्य करने दो की इच्छा जगी है। कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता है। इस कविता के माध्यम से
उन्होंने स्वाधीनता के महत्व का संदेश प्रस्तुत किया है। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कृतियां हैं गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी और त्रिकाल संध्या पे। ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता कौन बैठा? तो कौन बैठा भी? पहाड़ बैठा है। ये भी एनसीईआरटी में से है। आंसर ये बिल्कुल ठीक है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचकर बैठा पहाड़ है। उक्त पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित श्याम एक किसान से ली गई है। इन पंक्तियों में पहाड़ को एक किसान के रूप में, नदी को चादर के रूप में और सूरज को चिलम के रूप में प्रस्तुत किया है भाई। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य अस्मिता की खोज है। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? ठीक है, तो किसका है भाई ये कथन? तो देखते हैं किसका कथन रहेगा। ऑप्शन में रामविलास शर्मा का है, नामवर सिंह का, निर्मला जैन का या विश्वनाथ त्रिपाठी का? तो ये नामवर सिंह का कथन है भाई, बी आंसर ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन नामवर सिंह का है। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानंद माधव मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रियों का कवि कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अंधेरे में एक लंबी कविता जिसका प्रथम प्रकाशन कल्पना में 1964 में हुआ। किस नाम से हुआ भी? आकांक्षा के दीप अंधेरे में। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। किसमें की है? फैंटेसी में की है। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अंतस्थल का विप्लव कहा है। ठीक है, रामविलास शर्मा ने जो अंधेरे में कविता इसको अंतस्थल का विप्लव कहा है भाई। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है वह संघर्षरत काव्य नायक संघर्षरत है इसलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फडेहाल है क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी, दृढ़ रचित और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी के कमरों में अंधेरे कोई एक लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। अंधेरे में कविता के प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। तो इनमें से भाई जो गलत कथन है वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। क्या भाई? चमत्कार मात्र है। ठीक है, क्या हमें गलत बताना है ना? त्रुटिपूर्ण यानी गलत है। कविता का आरंभ रहस्य में दृश्य से होते, बिल्कुल ठीक है। नाटकीय आरंभ है, बिल्कुल ठीक है। वह रहस्य में व्यक्ति अब तक न पाई गई रचनाकार की अभिव्यक्ति, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें गलत क्या है? तो ए ऑप्शन हमारा गलत रहेगा। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है, तो ए ऑप्शन ठीक है अपना। व्याख्या में देख लेते हैं भाई। आंसर है बिल्कुल ठीक है। जिंदगी के बार बार अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। शेष विकल्पों के कथन सत्य है। गजानंद माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि है जो 1943 में प्रकाशित हुआ था। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। किसकी कविता है? मुक्तिबोध की में। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियां प्रकाशित है। एक तो है चांद का मुंह टेढ़ा जो 1964 में प्रकाशित हुई, दूसरी है भूरी भूरी खाकधूल जो 1980 में प्रकाशित हुई थी भाई। मुक्तिबोध चांद के मुंह को टेढ़ा बताकर पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य बोध को नष्ट करना चाहते हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित व लंबी कविता है। शमशेर बहादुर ने अंधेरे में कविता के संदर्भ में कहा है, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है भाई। अगला क्वेश्चन है, अरे इन रंगीन पत्थरों फूलों से मेरा काम न चलेगा पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है पूछा है। अरे इन रंगीन पत्थरों फूलों से मेरा काम न चलेगा पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किसकी ओर? देखो इस बात का तो पता चल गया पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध की है, लेकिन इशारा किसकी ओर नहीं किया है, यानी संकेत नहीं है, ये हमें बताना है।
तो किसकी ओर नहीं है? आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि का तिरस्कार नहीं भाई। मस्तिष्क सिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह नहीं। कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार नहीं। ये ही क्या है? गलत है। अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और सी क्या इसमें गलत है? और गलत ही पूछा, इसलिए सी आंसर अपना ठीक रहेगा। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। अरे इन रंगीन से क्या मेरा काम नहीं चलेगा? इन पंक्तियों में मुक्तिबोध का संगीत कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार की ओर नहीं है। मुक्तिबोध को खबर या भयानक बात का कवि भी कहा जाता है। जो मुक्तिबोध है इनको भी खबर या भयानक बात का भी कवि कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अंधेरे में कविता का आरंभ अत्यंत नाटकीय और रहस्यात्मक ढंग से फैंटेसी के सहारे में के रूप में हुआ है, यानी में शैली में हुआ है। मध्यवर्गीय बुद्धिजीव की चिंता से होता है। मुक्तिबोध के अधिकांश समीक्षकों ने अंधेरे में कविता की व्याख्या करते हुए इसे परम अभिव्यक्ति की खोज, अपनी अस्मिता या सामाजिक अस्मिता की तलाश, अपने को साधारण जन में विलय करने के मार्ग की तलाश आदि से ही संबंध करके देखा है। मुक्तिबोध आत्म संघर्ष तथा आत्म साक्षात्कार के कवि हैं, लेकिन उनका यह संघर्ष और साक्षात्कार नई कविता के अधिकांश कवियों की तरह केवल आत्मा या स्व तक सीमित न होकर सामाजिक संघर्ष और जगत साक्षात्कार की ओर भी उन्मुक्त होता है। मुक्तिबोध की चर्चित कविता हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती आदि भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? तीसरे सप्तक का कवि नहीं है भाई, ये हमें बताना है। तो कीर्ति चौधरी तो है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी है, विजय नारायण शाही भी है, लेकिन धर्मवीर भारती तीसरे सप्तक के कवि नहीं है भाई। ठीक है, तो सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। धर्मवीर भारती तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। तीसरे सप्तक में संकलित कवियों का विवरण इस प्रकार है। और तीसरे सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ था। एक प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी भी। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो कौन है? अज्ञे है, मुक्तिबोध है, माथुर है, दुष्यंत कुमार है। तो मुक्तिबोध रहेंगे अंधेरे में नामक कविता के रचनाकार। बी आंसर ठीक है। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियां हैं। एक तो चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में, दूसरी है भूरी भूरी खाकदूल 1980 में। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में आशंका के दीप अंधेरे के नाम में हुआ था भाई। आगे है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केचबुक लगता है। ये किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी शैली में की है। मुक्तिबोध की चर्चित कविता है अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो कौन थे भाई? अज्ञे जी थे। चारों के चारों सप्तकों के संपादन कौन थे? संपादक अज्ञे जी थे। एक अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, जो निम्न है: तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ, दूसरे सप्तक का 1951 में, तीसरे का 1959 में, चौथे सप्तक का 1979 में भी। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे थाले का धंधा कहा है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहु के अन्वेषी कवि कहा है भाई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि थे? तो किस सप्तक के कवि थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? ये आपको बताना है। तो तीसरे तार सप्तक के कवि थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बी आंसर ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरा तार सप्तक जो 1959 में प्रकाशित हुआ था, इसके कवि थे। तीसरा तार सप्तक 1959 में संकलित कवि निम्नलिखित है, हमने पहले भी देख चुके हैं इसको: प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं, जो निम्न है: तार सप्तक 1943, दूसरा 51, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979 में। अगला क्वेश्चन है, मांझी के पुल से कितनी दूर है? मांझी का पुल कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है, मांझी का पुल, या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? दोबारा से पंक्तियां देखने, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं भाई।
मांझी के पुल से कितनी दूर है मांझी का पुल? कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है। मांझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। तो ये पंक्तियां केदारनाथ सिंह की हैं। बी आंसर अपना ठीक ही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तार सप्तक का कवि है? तार सप्तक का पूछा भाई। तार सप्तक धर्मवीर भारती नहीं, शमशेर बहादुर सिंह नहीं, नरेश मेहता नहीं, अज्ञे बिल्कुल ठीक है। अज्ञे तार सप्तक के कवि हैं भाई। अज्ञे तार सप्तक के कवि हैं। अज्ञे संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं जो इस प्रकार हैं। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959, चौथा सप्तक 1979। जबकि धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम सही है? ठीक है, सही नाम बताना है हमें। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या तार सप्तक? तो भाई तार सप्तक बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए व्याख्या देखते हैं। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। तार सप्तक 1943 में प्रकाशित, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1979 में। इन सभी सप्तकों का संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया भाई। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भाई जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि थे। आगे देखते हैं, वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि थे। सही नहीं है, ठीक है। ये तो थे भाई पक्षधर थे, यानी फिर विरोधी कवि नहीं थे, तो ये गलत हो गया। वे केशव भावुकता के लेखक थे, बिल्कुल ठीक है। वे मिथकीय संदर्भ पर आधारित कविता लिखने वाले कवि थे, बिल्कुल ठीक है भाई। तो बी सी डी ठीक है, लेकिन धर्मवीर भारती के विषय में जो ए कथन है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो अपने क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें सही नहीं यानी गलत पूछा है। तो धर्मवीर भारती के विषय में ए ऑप्शन गलत है। आंसर ए बिल्कुल ठीक है। धर्मवीर भारती के संदर्भ में वे व्यक्ति स्वातंत्र्य के विरोधी कवि हैं। तथ्य सही नहीं है, क्योंकि धर्मवीर भारती व्यक्ति स्वातंत्र्य के पक्षधर कवि थे। ये केशव भावुकता के लेखक हैं, मिथक के संदर्भ पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो इसी के साथ भाई आज के अपने क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भाई अब मेरे चैनल पर ना तो सब्सक्राइब होते हैं और भाई ना ही व्यू आते हैं, तो प्लीज़ मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भाई। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।